हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सुमित स्टडी क्लासेस। आज हम फिर से आपके सामने अपने एक नए वीडियो के साथ आए हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम केमिस्ट्री 12 के लेसन 1 से सॉलिड स्टेट को पढ़ रहे हैं, जिसकी कुछ वीडियो को अपलोड कर दिया गया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगर आपने वीडियो को ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाके वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो को लाइक व शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन पर टिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो आइए हम अपने नए वीडियो की ओर चलते हैं, जो के घनत्व की गणना जिसमें देखते हैं उसमें हम कैसे गणना की जाएगी उसके बारे में। फिर समन्वय संख्या क्या होती है या उपसंयोजन संख्या क्या होती है इसको पढ़ेंगे। इसके बाद संकुलन क्षमता क्या होती है, इसकी संकुलन क्षमता है क्या इसके बारे में जानेंगे। और हम लोगों ने घनी जो क्रिस्टल पढ़े हैं उसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है, सरल घनी की संकुलन क्षमता कितनी होती है इसको पढ़ेंगे। काय केंद्रित घनी की कितनी होती है इसको पढ़ेंगे। फलक केंद्रित घनी की कितनी होती है इसको पढ़ेंगे। इतनी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस नए वीडियो में। तो आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। पहली रीडिंग आपकी है क्रिस्टल के घनत्व की गणना करना। क्या करना है? क्रिस्टल के घनत्व की गणना करना है। तो क्रिस्टल के घनत्व की गणना करने के लिए एक सूत्र मुझे दिया गया है, जिसका डेरिवेशन यहाँ पर नहीं है सिलेबस पढ़ने के लिए, उसको हम नहीं बताएंगे, लेकिन उसके सूत्र क्या होती है उसके बारे में जान रखेंगे। सूत्र होता है रो बराबर जेड गुणे एम बटे ए क्यूब गुणे एन ए। रो ये क्या होता है? रो, ठीक है। रो बराबर एम गुणे जेड अपॉन ए क्यूब गुणे एन ए। अब यहाँ पे रो क्या है? रो होता है क्रिस्टल का घनत्व। क्या होता है? क्रिस्टल का घनत्व। जेड क्या है? प्रति एकांक सेल में, एक एकांक सेल में, मतलब प्रत्येक एकांक की बात करेंगे तो एक एकांक सेल में उपस्थित परमाणु की संख्या क्या है? वो उपस्थित परमाणुओं की संख्या है, परमाणु है। और ए क्या है? कोर की लंबाई। कोर का मतलब जो घन है उसकी एक भुजा की लंबाई, वो क्या कहलाएगा? आपका ए। और एम क्या है? तत्वों का परमाणु भार। जो तत्व है उसका परमाणु भार कितना है? जैसे क्लोरीन होता है 5.5 होता है, ठीक इस प्रकार जो तत्व है जिसका ठोस बना हुआ है उसका परमाणु भार कितना होगा, ये आपका क्या बताएगा? एम। फिर अगला आपका टॉप आएगा एन ए। एन ए जो होता है वो अवोगैद्रो संख्या होती है। क्या होती है? अवोगैद्रो संख्या। अवोगैद्रो संख्या क्या होती है मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ 11th में। तो इसकी जो अवोगैद्रो संख्या का मान होता है वह फिर से याद कर लीजिएगा आप लोग, 6.023। कितना होता है? 6.023 गुणे 10 की घात 23 इसका मान होता है। ऐसा कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि एक नंबर होता है, संख्या होती है, संख्याओं को मात्रक नहीं होता। कितना होता है इसका मान? 6.023 गुणे 10 की घात 23। बात समझ में आ रही? इस सूत्र से हम क्या करेंगे? किसी भी क्रिस्टल के घनत्व की गणना करेंगे। इसमें से आपको कुछ भी पूछ सकता है, क्रिस्टल के घनत्व को पूछ सकता है, तो आपको 4 चीज दी जाएगी। 4 में ये चीज मालूम रहेगी, पहले से ही दे दी जाए क्वेश्चन में, ठीक है, नहीं दी जाती तो भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरी रीडिंग जो है वो आपकी समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या। क्या है? समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या। तो इसकी बात करेंगे तो उपसंयोजन संख्या जो है, इसमें परिभाषा पढ़ते हैं, इसकी क्या लिखी है? अगर किसी आयनिक ठोस में से बात किसकी होगी? आयनिक ठोस में आयन विशेष। अब यहाँ पर आयन विशेष का बात यह है, कोई स्पेशल आयन है, कोई एक स्पेशल आयन है, उसकी बात करें। जैसे आप घर में हो, घर में कई सारे सदस्य होते हैं, उनमें तो स्पेशल होता है जो परिवार का मुखिया होता है, वो विशेष होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ से किसी भी आयनिक ठोस में आयन विशेष के संपर्क में स्थित विपरीत आवेश युक्त आयन, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो घर में विशेष है उससे अलग गुण रखने वाले जो होंगे वो उसके विपरीत होंगे। इसी प्रकार अगर एक क्रिस्टल है, वो भी आयनिक ठोस है, उसमें जो आयन होगा विशेष आयन होगा, जिसको विशेष मानेंगे, उसके विपरीत जो आवेश रखेंगे। हमारे विशेष आयन पर प्लस आवेश है, उसका विपरीत क्या हो जाएगा? माइनस। अगर माइनस तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा? प्लस। तो विपरीत आवेश युक्त आयनों की संख्या जो होती है उसे क्या कहेंगे हम लोग? उपसंयोजन संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या कहते हैं। बात समझ नहीं आ रही होगी, फिर से पढ़ते हैं।
देखा किसी आयनिक ठोस में आयन विशेष, जो आयन विशेष होगा तब एक स्पेशल आयन होगा, उसके विपरीत आवेश रखने वाले जो आयनों की संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? उपसंयोजन संख्या कहलाएगी। नहीं समझ आया? जैसे NaCl की बात करते हैं, आयनिक ठोस है, Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। अब Na से कितने Cl उसके चारों ओर हैं उसे संबंधित, वो क्या कहलाएंगे? आपके समन्वय संख्या कहलाएंगे। अब Na से एक ही Cl जुड़ सकता है, इसलिए समन्वय हो जाएगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो कोई आयन विशेष के संपर्क में उपस्थित विपरीत आवेश वाले आयनों की संख्या क्या कहलाएगी? उपसंयोजन संख्या कहलाएगी। भाषण में आ रही है, आगे बढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं परिभाषा एक बार और। किसी आयनिक ठोस में आयन विशेष के संपर्क में स्थित विपरीत आवेश युक्त आयनों की संख्या को उस आयन की उपसंयोजन संख्या कहते हैं। भाषण में आ रही है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग जो आपकी है वो संकुलन क्षमता होती है। देखिए इसको कभी कभी संकुलन दक्षता बोल देते हैं, इफिशिएंसी, संकुलन क्षमता या फिर दक्षता। भाषण में इसको देखते हैं क्या होता है। अगर संकुलन क्षमता संकुलन क्षमता की बात करेंगे, संकुलन क्षमता जो होती है किसी संपूर्ण क्रिस्टल की बात हो गई, क्रिस्टल जालक की, तो समझिए जो आप पढ़ रहे अभी तक ऊपर से पढ़ते हुए चले, अगली वीडियो क्रिस्टल जालक की बात हुई थी। ठीक है, तो किसी संपूर्ण क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों के आयतन को संकुलन क्षमता कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक क्रिस्टल जालक है, उसमें कितने अवयवी कण हैं। अगर एक अवयवी कण है तो इसके आयतन, कितना आयतन घेर रहा है उसे क्या कहते हैं? संकुलन क्षमता कहते हैं। बात नहीं आ रही है? उन्होंने देखते हैं। तो किसी संपूर्ण क्रिस्टल में, इसमें संपूर्ण क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों के आयतन को, उपस्थित अवयवी कण मतलब क्या हो गया? वही आपकी क्या परमाणु अवयव आयन। उपस्थित अवयवी कणों के आयतन को क्या कहते हैं हम लोग? संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है दक्षता या संकुलन क्षमता बराबर घन के अवयवी कण का आयतन। घन का अवयवी कण जो भी होगा, क्योंकि घन में रखे आते हैं अवयवी कण मतलब परमाणु और या फिर आयन, उसका आयतन लिया जाएगा और संपूर्ण घन का आयतन, संपूर्ण जालक का आयतन, उससे उसको भाग कर दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वो और 100 से गुणा कर देंगे तो क्या निकल आएगी? दक्षता। दक्षता जो आएगी परसेंटेज में आएगी। 100 से गुणा करेंगे तो किस में आएगी? परसेंटेज में आएगी। बाकी को 100 से गुणा नहीं करते तो ऐसे आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? चलिए फिर से पढ़ते परिभाषा। किसी संपूर्ण क्रिस्टल जालक में, किसी संपूर्ण पूरे क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों के आयतन को संकुलन दक्षता कहते हैं। संकुलन दक्षता बराबर घन के अवयवी कण का आयतन तथा अपान में बटे में संपूर्ण जालक का आयतन गुणे 100। ये क्या होता है? इसका सूत्र होता है। इस सूत्र से निकालेंगे। बात समझ आ रही है? चलिए संकुलन क्षमता समझ आए। संकुलन क्षमता पढ़नी किसकी है? संकुलन क्षमता में पढ़नी है सरल घनी एका कोष्टिका की, इसके बाद काय केंद्रित वाली, इसके बाद फलक केंद्रित वाली। आपको पता होगा एका कोष्टिका के प्रकार में बताया था, 2 प्रकार की होती है, घनी, सरल घनी होती है और एक केंद्रित घनी होती है। और केंद्रित घनी भी 3 प्रकार की होती है, काय, फलक और अंतः। तो अंतः के बारे में हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, केवल काय और फलक के बारे में पढ़ेंगे और साथ में सरल घनी की क्षमता पढ़ेंगे। अब सरल घनी एक कोष्टिका होती क्या है? मैंने बताया था कि वो क्रिस्टल जालक या कह सकते हैं एक कोष्टिका जिसके घन के कोनों पर केवल अवयवी कण उपस्थित होते हैं, वो क्या कहलाता है? सरल घनी एकक कोष्टिका कहलाती है। तो कहने का मतलब हम लोग जिसके बारे में पढ़ेंगे, जो सरल घनी एकक कोष्टिका है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी क्षमता कितनी होती है इसको जानेंगे। तो ये देखते हैं अगले टॉपिक पे, सरल घनी एकक कोष्टिका की क्षमता, इसको बोलेंगे SEC की क्षमता, SEC इफिशियंसी। देखिए इसमें अवयवी कण केवल कहाँ होते हैं? घन के कोनों पर होते हैं। देखिए घन बना हुआ है, ये एक प्रकार की कह सकते हैं एक कोष्टिका है, इसके कोनों पे सभी अवयवी कण उपस्थित हैं, बिल्कुल है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें अगर जो अवयवी कण है उनको गोला माना जाए, क्या माना जाए? गोला मान लिया जाएगा। तो गोले जो होंगे एक ही भुजा पे से 2 गोले जो होंगे, 2 बिंदुओं को एक दूसरे को क्या करेंगे? आपस में स्पर्श करेंगे। देखिए लिखा हुआ अवयवी कण को गोला माना जाए
तो कोनों के गोले जो होते हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। अर्थात एक गोला ये कोनों पर रखा है और एक गोला ये रखा है, दोनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। बात समझ में आ रही? दोनों आपस में क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। ये बात समझ आई? ये गोला एक ये है और एक गोला ये है, किसको रखा गया, गोला मान के। अब अभी कण जो कोनों पे रखे हुए हैं, इसको गोला माना गया, इसको गोला माना गया। अगर उस गोले को मानते हैं गोला खींचते, तो गोले एक दूसरे को क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। बात समझ में आ रही? चलिए, अगर स्पर्श करेंगे तो एक पहली बात तो ये घन है। पहली बात तो क्या है, घन। हम मान लेते हैं घन की भुजा कितनी, एक। अब घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो लंबाई भी हो जाएगी, चौड़ाई भी हो जाएगी, ऊंचाई भी ए हो जाएगी। और हम मान लेते हैं जो गोला माना गया है अवयवीकरण की त्रिज्या आर है। कितनी है, आर। बात समझ में आ रही? इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है, तो मान लेते हैं आर। ठीक है, अगर आर ये हुई तो ये भी कितना हो गया, आर। और अगर आर ये हुआ तो ये भी कितना हो गया, आर। नहीं कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई, 2r। कितनी हो गई, 2r। और ये क्या है, घन की भुजा ही तो है। ये कह सकते हैं घन की जो भुजा होती है वो त्रिज्या के दुगने के बराबर होती है। किसमें, घनीय का कोष्ठिका में, सरल घनीय का कोष्ठिका में। बात समझ आई? यहाँ लिखा गया अतः भुजा की लंबाई ए बराबर कितना हो गया, 2r। ये बात समझ आई? अब भुजा की लंबाई जब ए बराबर 2r हो गया तो इस घन का आयतन कितना होगा, तो घन का आयतन निकालेंगे। तो घन का आयतन, घन का आयतन होता क्या है, भुजा का क्यूब यानी ए क्यूब, और ए बराबर आपका 2r का क्यूब। घन कितना आ जाएगा, 8r क्यूब। इतनी बात समझ आई? कोई दिक्कत इसमें नहीं। यानी क्या हो जाएगा, घन का आयतन कितना होता है, ए क्यूब होता है, भुजा का क्यूब। और भुजा कितनी है आपको, 2r, तो 2r का क्यूब। इतनी बात समझ आई? आगे बढ़े तो आगे देखते हैं। हमें चाहिए क्या, संकुलन क्षमता निकालनी है। संकुलन क्षमता के लिए घन के अवयवी कण का आयतन चाहिए। संपूर्ण जलक का आयतन तो मिल गया ना, घन का आयतन। संपूर्ण जलक क्या घन है, तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, 8r क्यूब। लेकिन यहाँ पे कह रहा है घन के अवयवी कण का आयतन। अब घन का अवयवी कण क्या है, गोला ही तो है, गोला माना गया है ना। तो यहाँ पे अवयवी कण का आयतन बराबर गोले का आयतन। अवयवी कण का आयतन बराबर गोले का आयतन। और गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ त्रिज्या आर मानी से त्रिज्या आर। ये बात सुन, ये अवयवी कण का आयतन आ गया। क्या आ गया, अवयवी कण का आयतन आ गया। और ये किसका है, गोले का। लेकिन दोनों आपस बराबर है, कह सकते हैं अवयवी कण का आयतन बराबर गोले आयतन हो जाता है। इसके आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन आपने पढ़ा होगा सरल घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। पढ़ा है। ये कह सकते हैं अवयवी कण 1 है तो गोला भी 1 होगा। और गोला होते तो 8 है, लेकिन उनका योगदान जो होता है वो 1 के बराबर होता है। 8 का मिला के योगदान कितना होता है, 1 के बराबर था। सबका आयतन निकाला जाएगा तो वो कितने के बराबर आ जाएगा, 1 गोले के बराबर। एक गोले का आयतन कितना हो गया, ये हमको निकालना क्या, संकुलन दक्षता। अब क्या निकालना है मुझे, संकुलन दक्षता। अब संकुलन दक्षता बराबर होता है घन के अवयवी कणों का आयतन। तो घन का अवयवी कण का आयतन कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब बस एक संपूर्ण जालक का आयतन। संपूर्ण जालक क्या है, घन है, वो घन का आयतन निकाला गया कितना है, 8r क्यूब। 8r क्यूब। और गुणे कितना होता है, सब। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब बटे 3 गुणे 8r क्यूब। तो यहाँ से आर क्यूब से आर क्यूब गया, 4 गुना 8 हो गया। तो बन कितना आ गया, ये पाई/6 गुणे 100। यहाँ पे गुणे में 100 लगा हुआ है। बात समझ आ रही। पाई का मान होता है 3.14, कितना होगा, 3.14 बटे 6 गुणे 100। तो इसको 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 314 बटे 6, 6 पंचे 30, 6 गुना 12 बचा 2, और 6 त्रिक 18, 2 6 त्रिक 18%। लगभग कितने परसेंट आ गया, 52% के आसपास आ गया। ये बात समझ आई।
ठीक है, यानी कह सकते हैं हम लोग कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका की क्षमता दक्षता जो होती है वो 52% लगभग होती है। लगभग कितनी होती है? 52%। बात समझ में आ रही? फिर समझिएगा इसको। इसमें जो गोला हमने माना वो क्या होता है? जो अभिविकर्ण माने वो गोले होते हैं, और गोला जो होता है वो प्रत्येक गोला एक दूसरे को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, जिसकी वजह से भुजा की लंबाई जो ए होती है वो दोनों की त्रिज्याओं के योग के बराबर हो जाती है। दोनों की त्रिज्या आर और आर मिलाकर 2r हो जाती है। कह सकते हैं भुजा की लंबाई जो ए है वो 2r के बराबर। अब घन का जो आयतन होगा, घन का पूरे घन का पूरा ये घन है, घन का आयतन आपने पढ़ा होगा मैथ में, आर क्यूब सॉरी ए क्यूब होता है। ए क्यूब मतलब भुजा का क्यूब। भुजा कितना है? ए, उसकी जगह ए क्यूब हो जाएगा, लेकिन ए का मान 2r, 2r हो गया, और 2r का जब क्यूब निकालेंगे तो बन जाएगा 8r क्यूब। अब जब मुझे घन का तो आयतन मिल गया, अब अवयवी कण का आयतन निकाल लें। तो अवयवी कण का जो आयतन होता है वो गोले के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि अवयवी कण है क्या? गोला ही तो है, तो गोले के बराबर होगा। तो अवयवी कण का जो आयतन गोले के आयतन के बराबर होगा, तो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, जो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो इसकी संकलन क्षमता निकाल सकते हैं। संकलन क्षमता होती क्या है? घन के अवयवी कण का आयतन। तो अवयवी कण आपका ये है, उसका आयतन ये रखा। घन का आयतन क्रिस्टल जालक का आयतन, तो क्रिस्टल जालक का आयतन घन है, तो घन का आयतन ये रख दिया। और इसको जब सॉल्व किया तो करने के बाद आ गया पाई/6 इंटू 100, पाई/6 इंटू 100 आ गया। अब इसको जब सॉल्व किया तो बन जाएगा 314/6। इसको सॉल्व करने के बाद डिवाइड किया तो बन गया 52%। लगभग कितना आ गया? ये 52%। यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता कितनी होती है? तो कितनी होती है? लगभग 52% होती है। बात समझ आ रही? आइए हम अगले तीसरे की बात करते हैं। दूसरे की काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की क्षमता क्या है? काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की क्षमता यानी बीसीसी की क्षमता। बीसीसी की परिभाषा क्या होती है? मैंने बताया था पहले कि वह एकक कोष्ठिका या वो क्रिस्टल जालक जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ उसके केंद्र पर भी उपस्थित होता है, क्या कहलाता है? काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका कहलाता है। तो इसमें जो होते हैं अवयवी कण कोनों पर तो होते ही होते हैं, कोनों के साथ साथ एक कहाँ होता है? उसके बीच में होता है। कोनों के साथ साथ एक उसके बीच में होता है। तो ये लिखा है इसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ एक केंद्र पर भी उपस्थित होता है। कोनों के साथ साथ कहाँ होता है? केंद्र पर होता है, जिसमें केंद्र पर उपस्थित जो अवयवी कण है वो कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों को आपस में स्पर्श करता है। लेकिन इसमें केंद्रीय गोला सभी 8 गोलों में, जो केंद्र का गोला होता है, ये वाला जो गोला, क्योंकि गोला ही माना जाएगा अवयवी कणों को, तो ये केंद्र वाला जो गोला होगा वो सभी 8 गोलों को क्या करेगा? वो स्पर्श करेगा। ठीक है, स्पर्श करेगा। अर्थात 2 केंद्रीय गोलों व 2 कोनों के गोलों व 1 केंद्रीय गोलों के द्वारा हम इस जालक की आयतन को ज्ञात करेंगे। इस जालक के आयतन की गणना कर सकते हैं। आइए गणना करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए मैंने जैसे ये रखा है, एक कोने पे गोला रख दिया, एक ये कोनों पे गोला रख दिया, और एक बीच वाले केंद्र को गोला बना दिया। तीनों आपस में क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। एक कह सकते हैं ये पूरा विकर्ण है, घन का विकर्ण है। ये नहीं मतलब इन दोनों को आपस में स्पर्श कर रहा हो, ठीक है, ये इस भुजा पे नहीं है, वो बीच में। ठीक है, ये तीनों को आपस में क्या करेंगे? स्पर्श करेंगे। उसी को मैंने बनाने की कोशिश की यहाँ पर। ये देखिए तीनों आपस में क्या विकर्ण पे उपस्थित है, तीनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ये एक भुजा है, ये एक भुजा है, और ये एक भुजा है, और ये उन दोनों को बीच में मिलाने के लिए भुजा है। देखा जाए तो 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक बन रहा है ADB और एक बन रहा है BCD। तो पहले हम बात करेंगे BCD में। तो पहले त्रिभुज कौन सा लेंगे? BCD में। तो BCD में देखा जाए तो प्रत्येक भुजा 90 डिग्री पे हमें मिली होती है, तो ये भी 90 मिला हुआ है। तो ये कौन 90 का है? तो 90 का है तो कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी? BD का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। BC का मान दिया गया है A, तो A हो जाएगा A का स्क्वायर, प्लस CD का मान दिया गया है A, तो भी क्या हो जाएगा? A का स्क्वायर। ये दोनों मिले कितना हो जाएंगे? 2A स्क्वायर। किसके बराबर हो गया? BD का स्क्वायर। तो BD बराबर कितना हो जाएगा? √2 इंटू A। आसान में आ रही। एक चीज आपको मिली, ये किसके मान मिला? BD का मान मिला। कौन सा मान? ये वाला मान आपको मिल गया। ठीक है, इसके बाद
हम अगले त्रिभुज की बात करेंगे ए डी बी में। इसमें त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में संपूर्ण त्रिभुज दिख ही रहा है, तो एक कण हो जाएगा, लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, पाइथागोरस में लग जाएगी। तो बी ए का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर होगा। अब इसके बाद बात करते हैं बी डी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए डी का स्क्वायर, ए डी का मान कितना है ए स्क्वायर प्लस बी डी का मान √2 इंटू ए का स्क्वायर बराबर, तो कितना जाएगा ये बी ए स्क्वायर। तो बी ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे, तो बी ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3a स्क्वायर। लेकिन ध्यान दीजिएगा बी ए बराबर कितना होगा, तो कि इसकी भुजा r है, इसकी त्रिज्या r है, इसकी भुजा दोनों r, डायमीटर लग जाएंगे, व्यास लग जाएगा, तो r 2r प्लस r बराबर कितना हो जाएगा 4r। तो बी ए का मान कितना है 4r का स्क्वायर, 4r तो 4r का स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 4r स्क्वायर मतलब हो गया 16r स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। ठीक है, इसको नीचे ले आएंगे तो बन जाएगा ये r स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर बटे 16, तो r बराबर √3a/4। ये किसका मान आ गया, इसकी त्रिज्या आ गई। किसकी त्रिज्या आ गई, इस गोले की त्रिज्या आ गई। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई, आ गई। अब हमको निकालना क्या है, इसका आयतन। किसका आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन क्या होगा ए क्यूब, क्योंकि घन ही है, बात समझ आ रही। तो घन का आयतन क्या होगा, हम यहाँ निकालते हैं घन का आयतन। घन का आयतन होता क्या है ए क्यूब, और ए का मान हमको यहीं से निकालेंगे। जब ए का मान निकालेंगे तो 4 यहाँ आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो घन क्या आ जाएगा 4/√3r, नहीं 4r/√3 का होल क्यूब। ये किसका मान आ गया, ए क्यूब का मान आ गया। अब इसके बाद गोले का आयतन, अवयवी कण की बात करेंगे तो गोले का आयतन, गोले का आयतन जो होता है वो कितना हो जाएगा, अवयवी कण का आयतन। अवयवी कण का आयतन वही गोले का आयतन 4/3πr³। ये एक अवयवी कण का आयतन किसका है, एक अवयवी। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा था कि बीसीसी में 2 अवयवी कण होते हैं। कितने होते हैं, मैंने बताया था बीसीसी में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ये तो एक का है, लेकिन जब संपूर्ण में अवयवी कणों का बात करेंगे यहाँ 2 से गुणा कर देंगे πr³। ये बात समझ आएगी। घन का आयतन आपको ये मिल गया, अवयवी कण का आयतन आपको ये मिल गया, बात समझ आ रही है। अब इसको उठा के हम कहाँ रखेंगे, दक्षता के फार्मूले में, बात समझ आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। संकलन दक्षता के फार्मूले की बात करेंगे तो इसमें देखते हैं संकलन दक्षता बराबर होता क्या है। संकलन दक्षता, घन के अवयवी कणों का आयतन, तो घन का अवयवी कण क्या है, ये कितना इसका आयतन है 2×4/3 πr³ बटे संपूर्ण घन का आयतन कितना है 4/√3 और r³। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2×4/3 πr³। और नीचे वाला क्या बन जाएगा 4³ बटे 3√3 और r³। देखिए साथ में यहाँ 100 लगा रहेगा, ठीक है, यहाँ पर भी 100 लगा। अब r³ से r³ गया, एक r से एक 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या आपके पास 2π, और नीचे क्या बचा 4² बटे √3। ये तो बचा ना, और गुणेगा 100, गुणेगा क्या बचा 100, और √3 कहाँ जाएगा ऊपर, √3 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 2√3 पाई बटे 416 गुणे 100। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर डालो
डिवाइड करेंगे तो 2 से कटेगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो बन जाएगा ये √3π/8। ठीक है, इसको जब 100 से गुणा करेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और परसेंटेज में कन्वर्ट होके 67.90% लगभग आ जाएगा इसकी इफिशियंसी। बात समझ आ रही? ठीक है, फिर से समझते हैं इसको। हमने क्या किया, b² बराबर bc² प्लस cd²। ठीक है, देखिए इसमें हम बात कर रहे थे BCC घनीय केंद्रित एकक कोष्ठिका, यानी केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, यानी कौन सा? काय वाले की, यानी BCC की। तो इसकी परिभाषा जो पढ़ी थी हम लोगों ने, इसमें 2 अवयवी कण होते हैं, 8 जो कोनों पर होते हैं, उसके साथ साथ एक उसके केंद्र पर होता है। अगर सबको गोला माना जाएगा तो केंद्र पर उपस्थित जो गोला होगा अवयवी कण होंगे, वो कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों को स्पर्श करेंगे। क्या करेंगे? स्पर्श करेंगे। अब स्पर्श करेंगे तो एक विकर्ण पे मिलेंगे जाके, तो विकर्ण मिलेंगे तो उसको मैंने इस रूप में बनाने का संभव प्रयास किया है, देखिए बना हुआ है। तो इसमें देखिए 2 त्रिभुज बन रहे हैं आपको। एक त्रिभुज आपका बन रहा है BCD और दूसरा बन रहा है ADB। तो पहले हम बात करेंगे BCD में। त्रिभुज BCD में लेंगे तो ये आपको कोण दिखेगा, ये लंब दिखेगा, ये आधार दिखेगा। हमने उससे करके उसका मान निकाला, किसका? BD का मान निकाल लिया। BD का मान निकल के आ गया कितना? √2 × A। इसके बाद ये मान तो मिल गया। इसके बाद हम बात करेंगे इस त्रिभुज में, किसमें? इस त्रिभुज में बात करेंगे। जब इस त्रिभुज में बात करेंगे तो विषमकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो इसके भी फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ पे BA का मान है R, 2R + R बराबर 4R। तो यहाँ पे A का मान है आपका AD का मान आपका A, तो A की जगह A²। BD का मान आपने निकाला था √2 × A, तो इसका स्क्वायर किया तो ये बन गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा, इसका करेंगे तो ये बन जाएगा। नहीं, BA² बराबर 3A²। BA का मान होता है 4π। देखिए कैसे लिखा है, मालूम है ना, इसको निकाल लेंगे। यहाँ रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16R² बराबर 3A²। अब R का मान निकालना है तो R का मान निकालना है, 16 कहाँ करेंगे? नीचे। जब नीचे करेंगे तो बन जाएगा ये। जब R का मान निकालेंगे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा रूट लगेगा 3 हो जाएगा √3। A से √² बाहर आ जाएगा, रूट से A हो जाएगा, और 16 से बाहर आके 4 आ जाएगा। तो बन जाएगा किसका मान? A का। लेकिन हमको चाहिए घन का आयतन। किसका चाहिए? घन का आयतन। जब घन का आयतन चाहिए तो घन का आयतन के लिए A क्यूब चाहिए, भुजा का स्क्वायर चाहिए, भुजा का क्यूब चाहिए। भुजा का क्यूब मतलब A का क्यूब, और A का मान हमको ये निकल सकता है। तो A का मान निकालेंगे तो 4 को कहाँ करेंगे? यहाँ पूरा करेंगे, √3 कहाँ जाएगा? नीचे। ये बन जाएगा 4R/√3 बराबर A, यानी A का मान कितना आ जाएगा? 4R/√3। ये बन जाएगा किसका? A का मान, और A का क्यूब लगाएंगे तो घन का आयतन निकल जाएगा। लेकिन इसके बाद अवयवी कणों का आयतन चाहिए। तो अवयवी कणों का आयतन जो होता है वो होता है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन 4/3πr³ होता है। लेकिन अवयवी कण इसमें जो होते हैं BCC में 2 होते हैं। तो उसको अवयवी कण, एक तो ये है, उसको 2 से गुणा करेंगे, दोनों का आयतन निकल आएगा, ये हो जाएगा। इसको संपूर्ण दक्षता निकालने के लिए हमको फार्मूला लगाना पड़ता है घन के अवयवी कणों का आयतन बड़े संपूर्ण जालक का आयतन। तो घन के अवयवी कण जो आपके उसका आयतन इतना है, और संपूर्ण जालक का यानी घन का आयतन इतना है। इसको भाग करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करने के बाद उसका परसेंटेज, सबको कहीं गुणा भाग नहीं करेंगे, उसको लगा देंगे, मतलब परसेंट लग जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मैंने इसको तो ऐसे लिख दिया, इसका क्यूब खोल दिया तो 4 का क्यूब अपॉन √3, 3 × √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 × √3 अपॉन R³। R³ से R³, 4 से 1 4 कट गया, बचा 2 4, और 3 से 3 कट गया, 3 कहाँ हो जाएगा? ऊपर तो बन जाएगा 2√3π। क्या कट गया? और अपॉन 4 का मतलब 16, 2 से कट गया, 2 को 2 का 2 कट गया, 100 लगा हुआ बन जाएगा 2 चला गया, यहाँ बन जाएगा 3। कितना हो जाएगा? √3 के 2 है। सॉरी, वहाँ पे यहाँ पे देखते हैं लोग, यहाँ जब संतरे थे तो 2π बचा था, 2π नीचे 4 का स्क्वायर अपॉन √3 और सब कट गया। इसको ऊपर ले गए तो बन गया आपका ये, और इसमें 2 से 5 जा गया 8, थोड़ा कर दिया ये। अब इसमें बचा √3π/8 ये बचा। इसको सबसे गुणा करेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे तो मान कितना आ जाएगा? 67.9%, लगभग 68% उसकी एफिशिएंसी होती है, उसकी दक्षता होती है। किसकी? काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की दक्षता कितनी होती है? 68% लगभग। ठीक है, आइए हम बात करते हैं अगले तीसरे के बारे में, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की क्षमता, यानी FCC की क्षमता
इसकी बात करेंगे, जैसे इसकी परिभाषा पता है आपको, इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो घन के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के मध्य में उपस्थित होता है। कहाँ होता है? प्रत्येक फलक के मध्य में उपस्थित होता है। तो लिखा इसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के मध्य में उपस्थित होता है। देखिए कोना है, फलक है घन, और इसके 4 कोनों पर उपस्थित है। इसके साथ प्रत्येक फलक के मध्य में एक एक अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो फलक के जो कण होते हैं, फलक के मध्य में जो उपस्थित जो कण होते हैं वो फलक के कोनों पर उपस्थित कणों को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। जैसा कि देखिए फलक घन के केंद्र पर है, यानी फलक है ये पूरा, उसके कोनों पर जो उपस्थित कण होते हैं फलक के केंद्र को क्या करते हैं? आपस में स्पर्श करते हैं। इसको बनाने की कोशिश मैंने यहाँ किया है। यह कहा जा सकता है कि किसी एक फलक पर उपस्थित 2 कोनों के गोलों और उसके मध्य के गोलों से उसके आयतन की गणना की जा सकती है। उसी को हमने किया है। देखिए हमने एक फलक को बनाने की कोशिश की यहाँ पर। ठीक, ये फलक इसी वाले को, इसका ये बिंदु ये वाला है, ये बिंदु यहाँ पर, और बीच वाला कण ये दिखाया गया। अब ये गोला माना गया तो गोले की त्रिज्या हमने r मान रखी है। तो हमको देखिए यहाँ से निकालना क्या, इस भुजा की लंबाई निकालनी है, क्योंकि हमको r का मान निकालना है और r और a में संबंध निकालना है। जब r और a में संबंध हो जाएगा तो हम आयतन निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं। तो यहाँ पे जो त्रिभुज एक दिख रहा होगा, त्रिभुज ABC। कौन सा त्रिभुज? ABC में, त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो उसका पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पे AB ये है और इसकी भुजा की लंबाई ये कितना है? A है। तो ये AB कितना हो गया? A स्क्वायर। BC का भी मान कितना है? A, तो A स्क्वायर। लेकिन AC का मान कितना है? तो AC का मान ये होगा। अब इसका मान निकालेंगे, ये R है, ये 2R है और ये R है। तो R 2R, R 2R, 2 और 2 4R, ये कितना हो जाएगा? 4R का क्या लगा? स्क्वायर, तो स्क्वायर। तो 4R स्क्वायर, 4R स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और R स्क्वायर। इतनी बस समझ आ रही? 4 का स्क्वायर 16 और 2R स्क्वायर। अगर हम यहाँ से A स्क्वायर का मान निकालें तो A स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 16R स्क्वायर अपॉन 2 नहीं हो जाएगा। ये कितना होगा? हाँ, A स्क्वायर का मान ये हो गया। और यहाँ से अगर A का मान निकालेंगे तो A का मान हो जाएगा 4R अपॉन रूट 2। कितना हो जाएगा? 4R अपॉन रूट 2। ये किसका मान आ जाएगा? A का मान आ गया। बात समझ आ रही? जब A का मान निकल आया, जब A का मान निकल आया तो हमको मान पता है, जो भुजा घन है, घन की भुजा की लंबाई कितनी? भुजा की लंबाई, तो भुजा की लंबाई कितनी है? वो A है। और A बराबर कितना है? कितना आ गया? 4R अपॉन 2। इसको डिवाइड करोगे तो बन जाएगा कि 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, यानी 4 की जगह हम लिख सकते हैं। तो उसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2 रूट 2 गुणे रूट 2 इंटू R अपॉन रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो बन क्या जाएगा? 2 रूट 2 R। ये किसका मान आ गया? भुजा का। तो भुजा का मान कितना हो गया? 2 रूट 2 इंटू R। ये बात समझ आई? अब भुजा का मान मिल गया तो घन का आयतन निकालेंगे। घन का आयतन कितना होगा? घन का जो आयतन है ये वो होता है A क्यूब। कितना होता है? A क्यूब। A क्यूब बराबर क्या है? A का मान 2R का क्यूब। A का मान कितना हो गया? 2R का क्यूब। अब 2R का क्यूब जब सॉल्व करेंगे इसको तो बन जाएगा 2 का क्यूब R, रूट 2 का क्यूब 2 इंटू रूट 2 और R का क्यूब। तो बन जाएगा 8 दूनी 16 रूट 2 इंटू R क्यूब। कितना बन जाएगा? 8 दूनी 16 रूट 2 इंटू R क्यूब। इसका घन का आयतन हो गया। इसके बाद हम निकालेंगे अवयवी कण का आयतन। अवयवी कण का आयतन, अवयवी कण का आयतन क्या होगा? जो गोले का आयतन होगा। अब गोले का आयतन होता है 4
अपांतरी पाई आर क्यूब। लेकिन इसमें अवयवी कणों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। मैंने बताया था पहले 6 केंद्र पर होते हैं, जिसकी वजह से वो 3 बन जाते हैं, और 8 कोनों पर तो जो 1 बन जाता है, बन गया 4। तो 4 से गुणा करेंगे तो अवयवी कोणों की संख्या इतनी हो गई और घन का आयतन इतना हो गया। दोनों मिल गया। संकुलन क्षमता निकाल लेंगे। संकुलन क्षमता अवयवी कण का आयतन 4 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब बटे घन का आयतन 16√2 आर क्यूब। ये बन गया। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, गुणे सॉल्व कर देंगे तो इससे तो ये गया 4 चौक 16 से 16 गया, √2 नीचे है, पाई ऊपर तो बन जाएगा पाई अपान ये 2 और इसमें गुणा हो जाएगा तो 3√2 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3.14 अपॉन 3 इंटू 1.414 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 74% का लगभग आएगा। कितना आएगा? 74%। कर लीजिएगा सॉल्व, 74% आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आज का टॉपिक क्लियर हो गए। हम लोगों ने आज क्रिस्टल के घनत्व की गणना पढ़ी है, समन्वय संख्या और संख्या पढ़ी है, संकुलन क्षमता क्या होती है वो पढ़ा है, एससीसी की क्षमता क्या होती है वो पढ़ा, एफसीसी की बीसीसी और एफसीसी की क्षमता क्या होती है ये पढ़ा। इसके बाद इसके अगले टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।